अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स विद एबीजे। आज की वीडियो में हम शेक्सपियर के ड्रामा टेम्पेस्ट पर बात करेंगे। टेम्पेस्ट को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा से ही डिबेटेबल रहा है, वो ये कि क्या टेम्पेस्ट में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी करैक्टर्स हैं, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो टेम्पेस्ट के प्रोटैगनिस्ट प्रॉस्पेरो की अपने माइंड या फिर हेड में सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पेपर में यूँ आया था। सम पीपल बिलीव दैट द टेम्पेस्ट टेक प्लेस इन प्रॉस्पेरोज हेड rather than in reality. Make a case for or against this concept using examples from the text. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस डिबेट को लेकर वो अनऑर्थोडॉक्स और अनकन्वेंशनल है, यानी कि मैं बिलीव करता हूँ कि टेम्पेस्ट में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी करैक्टर्स हैं, वो सिर्फ प्रॉस्पेरो के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजाहत के लिए टेम्पेस्ट के टेक्स्ट से भी एग्जाम्पल दूंगा और इन 5 पॉइंट्स की मदद से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजाहत करूँगा। Number 1, Prospero's infinite magical abilities. Number 2, Caliban as part of Prospero's psyche. Number 3, Ariel's influence on Prospero. Number 4, Prospero's forgiveness/resolution. And number 5, Prospero's epilogue. जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं उस आंसर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। पहले पॉइंट से प्रॉस्पेरोस इन्फिनिट मैजिकल एबिलिटीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि रेनेसांस के दौर में जितने भी ड्रामे लिखे गए हैं उनमें मैजिकल पावर्स होना, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का होना कोई इतनी नई बात नहीं थी। लेकिन इस ड्रामे में टेम्पेस्ट में हमें प्रॉस्पेरो के पास जो मैजिकल एबिलिटीज़ नज़र आती हैं वो इमेंस मैजिकल एबिलिटीज़, अनलिमिटेड मैजिकल एबिलिटीज़ हैं। और वो मैजिकल एबिलिटीज़ तो डॉक्टर फास्टर्स के पास भी नहीं थी डेवल से मुआहदा करने के बाद, लेकिन उसको भी मैजिकल पावर्स मिली, लेकिन एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। लेकिन जो प्रॉस्पेरो की जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। कंट्रोलिंग द वेदर, प्रॉस्पेरो के पास इतनी मैजिकल एबिलिटी थी कि वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता था। उसने जो शुरू में स्टॉर्म क्रिएट किया एरियल की मदद से, और जो करैक्टर्स थे उनको इधर बुला लिया, आइलैंड पर बुला लिया। तो दूसरा पॉइंट है इन मैनिपुलेटिंग शिपरेक्ट करैक्टर्स। जब स्टॉर्म को क्रिएट करने के बाद प्रॉस्पेरो उन करैक्टर्स को आइलैंड पर बुलाता है और उनके साथ भी उनके सामने भी इल्यूजन क्रिएट करता रहता है, उनको मैनिपुलेट करता है। वो एक बार उनके सामने खाना बेचता है एरियल की मदद से, वो खाना जो है वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तीसरा, इन्फ्लुएंसिंग लव एंड रिलेशनशिप्स। प्रॉस्पेरो के पास इतनी पावर्स हैं कि जो फर्डिनेंड और मिरांडा का जो लव रिलेशनशिप होता है उसको भी वो मैनिपुलेट कर रहा होता है। वो फर्डिनेंड को जानबूझ के मुख्तलिफ ट्रायल्स और मुश्किलात से गुजारता है उसका लव टेस्ट करने के लिए। उसके बाद फोर्सिंग सेल्फ रिफ्लेक्शंस। एंड पर हम देखते हैं कि प्रॉस्पेरो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, कुछ इमेजेस क्रिएट करता है जिसमें अलोन्जो, टोनियो जो है उनके सामने उन्होंने जो प्रॉस्पेरो के साथ गलत किया हुआ होता है वो इमेजेस उनके सामने आ जाती हैं और उनको फिर अपना जो गिल्ट है उसका एहसास होता है और वो फिर प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगते हैं। तो इतना कुछ, इतनी मैजिकल पावर्स होना किसी हद तक लगता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि ये प्रॉस्पेरो जो है उसके अपने माइंड की इमेजिनेशन हो। और जो शुरू में जो स्टॉर्म आता है वो कहते हैं कि वो उसके जो माइंड का स्टॉर्म था, उसके माइंड के अंदर जो केओस है, जो टर्माइल है, जो शुरू में वो जो स्टॉर्म क्रिएट करता है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। प्रॉस्पेरो के इन्फिनिट मैजिकल पावर्स के पॉइंट को ही आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर्स का होना हो सकता है कि इल्यूजन हो, और इल्यूजन का कंसेप्ट जो है लाइफ इज़ इल्यूजन, ये कंसेप्ट हमें शेक्सपियर के बाकी ड्रामों में भी मिलता है। मैकबेथ कहता है कि लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक साया है। ज़िंदगी के लिए साए का मेटाफर यूज़ किया है शेक्सपियर ने। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एज यू लाइक इट में कहता है कि सारी दुनिया जो है वो एक स्टेज है। अब स्टेज में हमें पता है एक्टर जो बोल रहा होता है, जो एक्ट कर रहा होता है, वो स्क्रिप्ट के तहत कर रहा होता है, वो रियल नहीं होता। तो शेक्सपियर ये कह रहा है। तो दूसरा, हमें बाकी शेक्सपियर के ड्रामों में हेलुसिनेशन का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है। जैसे मैकबेथ है, उसको जो डैगर नज़र आ रहा होता है, वो जब कहते हैं इज दिस द डैगर दैट आई सी बिफोर मी, कम लेट मी क्लच दी, उसको जो डैगर नज़र आ रहा होता है वो होता तो हेलुसिनेशन है, लेकिन उसको लग रियल रहा होता है। वो खुद कहता है इट इज़ एज रियल एज आई कैन ड्रा इट, ये इतना रियल है कि मैं उसको ड्रा कर सकता हूँ। तो इस टेम्पेस्ट में भी प्रॉस्पेरो खुद इल्यूजन की बात करता है। प्रॉस्पेरो एक्ट 4 सीन 1 में कहता है वी आर सच ए स्टफ एज आवर ड्रीम्स आर मेड ऑन, एंड कि हम जो है, हम किस स्टफ के बने हुए हैं, हम किस मटेरियल के बने हुए हैं, जिस स्टफ का ड्रीम बना हुआ होता है। मतलब कहने का मतलब वी आर ड्रीम, हम ख्वाब हैं। और आगे कहता है एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। राउंडेड से मुराद है सराउंडेड होना। तो हमारी जो लाइफ है, हम पैदा होने से पहले सो रहे होते हैं और हम पैदा होने मरने के बाद भी हम सो रहे होंगे।
और इतनी फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ की बात हो रही है, टेम्परेरीनेस ऑफ लाइफ की बात इधर कर रहा है। तो यहाँ से हमें लगता है कि थोड़ा सा हिंट मिलता है कि हो सकता है प्रॉस्पेरो जो भी कर रहा है वो जस्ट एक ड्रीम देख रहा हो। टेम्पेस्ट के एक्ट 4 और सीन 1 में जब फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी होती है तो प्रॉस्पेरो उनके लिए एक मास्क परफॉर्म करवाता है। मास्क कहते हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंस फॉर एंटरटेनमेंट। तो जब वो मास्क ख़त्म होता है तो उसके एंड पर प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को ये लाइंस बोलता है, आवर रेवल्स आर नाउ एंडेड। रेवल्स से मुराद है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो उन्होंने अभी देखी है। These our actors, as I foretold you, were all spirits. ये जो एक्टर्स जिन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया है ये सारे स्पिरिट्स हैं, ये सारी रूहें हैं। एंड आर मेल्टेड इनटू एयर, इनटू थिन एयर। ठीक है, पहले भी उनका वजूद नहीं था और अब भी वो हवा में तलील हो गई हैं। एंड लाइक बेसलेस फैब्रिक्स ऑफ दिस विजन, ये जो ड्रामा तुमने देखा है अभी इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, ये बेसलेस था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को बता रहा है कि ये जो तुमने अभी परफॉर्मेंस देखी है वो रियलिटी नहीं थी बल्कि वो इल्यूजन था। और किसी हद तक प्रॉस्पेरो खुद भी मेडिटेट कर रहा है, सोच रहा है इस बारे में कि भाई ये जो हमने अभी सेलिब्रेशन की है ये कितनी फेक थी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कितनी फेक है। रणबीर कपूर की मूवी रॉक स्टार का एक डिलीटेड सीन है जिसमें रणबीर कपूर कुछ इस तरह की ही बात करता है, सुनिएगा। ये सारा झूठ है, ड्रामा चल रहा है मेरे चारों तरफ, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तुम सब नकली हो। ये जो हो रहा है असल में नहीं हो रहा। हम दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। कैलिबन एज पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरो साइकी, कि कैलिबन जो है वो प्रॉस्पेरो की साइकी का ही एक हिस्सा है। इस ड्रामे में कैलिबन और एरियल वो दो किरदार हैं जिन पर प्रॉस्पेरो का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। कैलिबन से प्रॉस्पेरो को नफरत है, एरियल को प्रॉस्पेरो पसंद करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैलिबन प्रॉस्पेरो की शख्सियत में मौजूद नेगेटिव एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जबकि एरियल प्रॉस्पेरो की शख्सियत में मौजूद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट में हम सिर्फ कैलिबन पर बात करेंगे। तो कैलिबन के बारे में प्रॉस्पेरो क्या कहता है? ए डेवल, ए बॉर्न डेवल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक, कि तुम पैदाइशी शैतान हो और तुम्हारी फितरत पर किसी भी तरबियत का और किसी भी सुधार का कोई असर नहीं हो सकता। दूसरी बात, दो पॉइजनस स्लेव गॉट बाई डेवल हिमसेल्फ अपॉन दाई विकेट डैम कम फोर्थ, कि तुम जहरीले गुलाम हो और तुम्हें शैतान ने खुद जना है। तो इस हमें ये पता चलता है कि कैलिबन जो है प्रॉस्पेरो की शख्सियत में मौजूद डार्क साइड और वेंजफुल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैलिबन से प्रॉस्पेरो को बहुत ही ज़्यादा नफरत है और उससे बहुत ही ज़्यादा हकारत का सलूक करता है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि कैलिबन प्रॉस्पेरो की उस इनर स्ट्रगल को जाहिर करता है जो प्रॉस्पेरो अपनी शख्सियत में मौजूद नेगेटिव और डार्क एस्पेक्ट्स के खिलाफ करता है। हम अपने तीसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, एरियल्स इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉस्पेरो, कि प्रॉस्पेरो के ऊपर एरियल का क्या इन्फ्लुएंस है। अगर कैलिबन प्रॉस्पेरो की शख्सियत में मौजूद वेंजफुल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो एरियल प्रॉस्पेरो की शख्सियत में मौजूद मर्सीफुल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कैलिबन प्रॉस्पेरो की कमांड्स को विद रिजेंटमेंट मानता है जबकि एरियल प्रॉस्पेरो की कमांड्स को विदाउट रिजेंटमेंट और विदाउट एनी क्वेश्चन मानता है। एरियल प्रॉस्पेरो के बारे में क्या कहता है? ऑल हेल ग्रेट मास्टर, ग्रेव्स आर हेल, तमाम तारीफ़ें मेरे आका के लिए हैं। आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेयर्स, मैं अपने आका की खुशनुदी के लिए हाज़िर हुआ हूँ, मैं अपने आका की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बी इट टू फ्लाई, मैं उड़ने को तैयार हूँ अपने आका की खुशनुदी के लिए। टू डाइव इन टू फायर, मैं आग में कूदने को तैयार हूँ अपने आका की खुशनुदी के लिए। टू राइड ऑन द कर्ड क्लाउड्स, मैं अपने आका की खुशनुदी के लिए बादलों में राइड करने को तैयार हूँ। तो एरियल जो है वो प्रॉस्पेरो की शख्सियत में मौजूद जो मैजिकल परसूट है, जो प्रॉस्पेरो मैजिक हासिल करना चाहता है, मैजिक की तलाश जो है प्रॉस्पेरो की शख्सियत में, एरियल उसको रिप्रेजेंट करता है। और एरियल प्रॉस्पेरो में मौजूद जो इंटेलेक्ट है, जो प्रॉस्पेरो की ज़हनी सलाहियतें हैं, एरियल उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रॉस्पेरोस फॉरगिवनेस एंड रेजोल्यूशन।
ड्रामे के फाइनल एक्ट में प्रॉस्पेरो अपने दुश्मनों को ये कहकर माफ़ कर देता है कि द रेयर एक्शन इज़ इन वर्चू दैन इन वेंजियंस, कि दुश्मनों को माफ़ कर देने में ही बड़ाई है, ना कि बदला लेने में। प्रॉस्पेरो का एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस उसके इनर जर्नी को ज़ाहिर कर रहा है, उसकी करैक्टर डेवलपमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। और करैक्टर डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमें शेक्सपियर के बाकी ड्रामों में भी मिलता है। हैमलेट जो है वो टू बी और नॉट टू बी से शुरू होता है, वो कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वो रेडीनेस इजाल पर आता है, वो मान जाता है कि अब उससे बदला लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह किंग लेयर व्हेन ही डिवाइड्स हिज किंगडम अमंग हिज डॉटर्स ही इज़ इफेक्टिवली नो लॉन्गर अ किंग, लेकिन वो शुरू में मान नहीं रहा होता, वो एंड पे जाकर मानता है कि हाँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, ब्लंडर हुआ है। तो इस ड्रामे में भी जो प्रॉस्पेरो का जो एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस है वो उसके इनर जर्नी को ज़ाहिर कर रहा है, उसके इनर हीलिंग प्रोसेस को ज़ाहिर कर रहा है। ये ड्रामा टेम्पेस्ट एक तूफ़ान से शुरू हुआ था, स्टॉर्म से शुरू हुआ था, और मैंने जैसे शुरू में कहा था वो तूफ़ान जो है वो उसके इनर टर्मोइल को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। It shows his inner journey towards forgiveness, that events on the island are manifestation of his personal growth and healing process. जितने भी इवेंट्स थे जितने भी इवेंट्स आइलैंड पर हुए हैं वो उसकी पर्सनल ग्रोथ को और उसके हीलिंग के प्रोसेस को जाहिर करते हैं। हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं, द एपिलॉग प्रॉस्पेरो एड्रेसिंग ऑडियंस। इस ड्रामे के एपिलॉग में प्रॉस्पेरो ऑडियंस से डायरेक्ट मुखातिब होकर उनसे बात करता है, जो इस बात का हिंट है कि जो भी ड्रामा था, ये जो भी इवेंट्स थे, ये जस्ट प्रॉस्पेरो के माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम बात जो एपिलॉग में प्रॉस्पेरो करता है वो ऑडियंस से मुखातिब होकर कहता है कि अब मैंने जो मैजिकल वर्ल्ड है, मैंने अब मैजिक का इस्तेमाल छोड़ दिया, वो मैजिक जिसके ज़रिए ये लोगों को कंट्रोल करता था। प्रॉस्पेरो क्या कहता है, नाउ माई चार्म्स आर ओवरथ्रोन and what strength I have is mine own. Release me from my band, let your indulgence set me free. But this rough magic I here abjure, I have pardoned my deceiver. प्रॉस्पेरो कह रहा है कि उसने अब मैजिकल वर्ल्ड जो है, जो जादू की दुनिया है, वो छोड़ दिया है और अब वो ऑर्डिनरी वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड है उसमें आ गया है। और रियल वर्ल्ड से मुराद इधर ये भी लिया जाता है कि नाउ ही हैज़ कम टू हिज ओन सेंसेस नाउ। ठीक है, वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको अपलॉड करें और ताकि वो इस आइलैंड से वो आज़ाद हो जाए। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो मेरे ख्याल में इस बात को इंडिकेट करते हैं कि टेम्पेस्ट में जो भी इवेंट्स हैं वो प्रॉस्पेरो के जस्ट माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।